स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी। मकान खरीदना या बेचना हमारी जिंदगी के ऐसे फैसलों में से एक होता है जहां जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आपसे ऐसी कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देश के बड़े जानकारों के साथ आपको पुख्ता जानकारी देंगे ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी मंदी आती है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, मेट्रो कहां जाएगी, हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या है खास। पूंजी का कितना हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाएं, क्या है फायदे और क्या नुकसान, बताएंगे हमारे जानकार। डूबते रुपए, देश में बढ़ती महंगाई और उससे संभलने के लिए की जा रही सरकारी कोशिशों का प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा। मुंबई, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु और इंदौर की सबसे हॉट प्रॉपर्टीज के बारे में आपके सवालों का जवाब देगी हमारी एक्सपर्ट। और क्यों चेन्नई का प्रॉपर्टी बाजार उम्मीद लगाए बैठा है नए बनने वाले एक्सप्रेसवे से। चलिए रुक करते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन रुपए की कीमतें घटती जा रही हैं। हालात सुधरें इसके लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है, जिनमें से एक रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा एफडीआई या सीधे विदेशी निवेश को लाने की है। अब तक एसईजेड की योजना नाकाम रही है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय अब भी उसे चलाए जा रहा है। क्या एसईजेड को सुधारने की कोई तरकीब है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री सुनील मंत्री, सीएमडी मंत्री रियल्टी लिमिटेड से, और श्री सैम चोपड़ा, चेयरमैन और फाउंडर रीमैक्स इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुनील जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं रुपए में गिरावट से शुरू करना चाहूंगा। काफी ज्यादा गिरावट है, भारतीय उद्योग जगत में उसको लेकर काफी चिंता है और उसके चलते सरकार ने मुहिम चलाई कि एफडीआई में सुधार किया जाए। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में एफडीआई 100% है, लेकिन काफी चीजें हैं, काफी पेचीदगियां हैं जिनके चलते विदेशी निवेश नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में। तो क्या जिस प्रकार की मुहिम सरकार की तरफ से आई है, क्या उससे विदेशी निवेश आ पाएगा? सबसे बड़ी चीज लैक कर रही है कि कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में, मुझे लगता है वो बहुत आना जरूरी है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ी इंपैक्ट हो चुकी है। जो भी 4.5% जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं, उससे काफ़ी बुरा असर रियल एस्टेट पे है, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है, नए जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहे, नई इंडस्ट्री, रिटेल कोई भी एक्सपांड नहीं कर रहा है। ये दूसरा अहम मुद्दा है। रियल एस्टेट क्षेत्र 4 बातों से जुड़ा होता है। एक तो होती है रेजिडेंशियल यानी हाउसिंग, सेकंड क्षेत्र की हम बात करें कमर्शियल, वाणिज्य, थर्ड है एसईजेड, और चौथा हम क्षेत्र लेना चाहेंगे रिटेल। ये 4 क्षेत्रों में सरकार की कुछ न कुछ पहल होना बहुत आवश्यक है। पहले बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर की। हाउसिंग सेक्टर में ईसीबी जो परमिसिबल है वो बहुत सीमित है, सिर्फ टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सीमित है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जबकि हमें फॉरेन करेंसी की या डॉलर्स की बहुत आवश्यकता है, सरकार ईसीबी सभी को ओपन करे। ये पहली बात। दूसरी बात, ये सेक्टर में निवेश करने के लिए 50,000 स्क्वायर मीटर यानी करीबन 5.5 लाख स्क्वायर फीट प्लॉट का क्षेत्र होना आवश्यक है। वो क्षेत्र अगर हम 20,000 स्क्वायर मीटर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सीमित है, अगर उसे घटा दे, तो मैं समझ रहा हूं कि जो मेट्रो में खास करके जहां निवेश की रियल वजह से आवश्यकता है, वहां बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश हो सकता है। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। सैम, अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उनकी बात से भी यही लग रहा है कि नीतियां पहले सुधारनी पड़ेंगी और फिर ही कुछ पैसा शायद देश में आ पाए। एकदम सही कह रहे हैं आप अंजलि जी। सबसे पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ये छोटे छोटे, जैसे अब मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ना कि छोटे छोटे होम्योपैथिक दवाइयों की, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है इसको रिजॉल्व करने के लिए। सो जब तक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम नहीं जीत पाएंगे तो ये परेशानी हमारे पास, इसका हल हमारे पास नहीं है। सुनील जी, चलिए बात करते हैं विदेशी निवेशक के नजरिए से। यदि विदेशी निवेशक भारत में
रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है, अगर वो एक प्रोजेक्ट देखता है या किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो क्या वो पहले ये नहीं चाहेगा कि यहाँ जो जमीनी अधिग्रहण का जो मामला है, लैंड एक्विजिशन का मामला है और एक रेगुलेटर की जो बात चल रही है, पहले इन पे काम किया जाए, बजाय कि हम छोटी मोटी जो होम्योपैथिक दवाई की बात की सैम जी ने, वो ज्यादा जरूरी है इस समय? बिल्कुल सर, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पे असर करता है जब निवेशक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। और आपको ये हमेशा ख्याल रखना होगा, इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन, उसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस उसके पास अवेलेबल है, ब्राजील हो या डेवलपिंग नेशंस हो। तो हमारे पास एक सबसे कमियां है कि परमिशंस, अभी भी हम 60 परमिशंस दे रहे हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस साल 2 साल 3 साल तक लग रहा है। रिजर्व बैंक की नीतियां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफी क्लियर नहीं है, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शन है, उसमें एग्जिट प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये एक बात है। दूसरा अहम मुद्दा आ रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन, मतलब कोई आप फर्ज करिए कि 50 रुपए में डॉलर का पैसा लेके आ रहा है और 62 में रिटर्न लेके जा रहा है, अगर उसने 20 या 25% मुनाफा भी कमाया तो एंड ऑफ द डे वो 0 लेके जा रहा है अपने कंट्री से। तो ये उसे काफी बड़े हद तक इंपैक्ट करता है, क्योंकि उसे डॉलर में पैसा लाना होता है और एंड ऑफ द डे डॉलर में लेके जाना होता है। तो मुझे लगता है वो भी एक कहीं करेंसी स्टेबिलिटी ये इशू है। एक दूसरी ट्रांसपेरेंसी की है, क्योंकि ये सेक्टर अभी भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है। हर एक बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारे क्लियरेंसेस और उसमें लगने वाली देरियां, ये सब चीज़ों से वो काफ़ी चिंतित है और काफ़ी उसे कठिनाइयाँ महसूस होती है। हमने ये भी नोटिस किया है कि कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई थी उन्होंने अपने एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने शो कॉज नोटिस दी है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं बुरा असर इन्वेस्टमेंट पे सीधा असर आ रहा है और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हम चारों सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है। पैसे आने की मुझे कोई तकलीफ नहीं लगती है, सिर्फ नीतियां सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी, पारदर्शिता का जो सवाल इन्होंने उठाया है वो सिर्फ ये एफडीआई को लेके ही नहीं बल्कि हम छोटे निवेशकों पर भी काफी असर डालता है। लेकिन सैम, एक बहुत बड़ी जरूरत रियल एस्टेट मार्केट की इस वक्त है पैसा, क्योंकि पैसा है नहीं, बैंक अब दे नहीं सकते हैं, बैंकों की हालत ऐसी नहीं रहेगी, तो पैसा आखिर आएगा कहां से अगर एफडीआई से नहीं आए? पैसा एफडीआई से ही आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एफडीआई है, बिकॉज उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है। लेकिन जब तक आपकी फॉरेन करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं आती, सिक्योरिटी मार्केट में नहीं आती, तब तक ये परेशानी रहेगी। और मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक एंट्री स्टेज, एक जो मेंटेनेंस स्टेज और एक एग्जिट स्टेज। तो ये तीनों के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब तक एक ओम्बड्समैन, जब तक एक रेगुलेटर प्रॉपरली नहीं इसको देखभाल करेगा, जब तक आपका बिल नहीं जब तक एक्ट नहीं पास होता, तब तक ये परेशानियां आपके पास रहेगी। जहां तक बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑल्टरनेटिव फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आपने ठीक बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सीमाएं हैं उनको कोई भी बैंक और एनबीएफसी पार नहीं कर सकता, और जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होनी थी वो जितनी हम कर सकते हैं, बैंक्स लेंड कर सकते हैं, उतनी हो गई हैं। सेबी के काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, इसलिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या इस तरह के कोई भी सेल एंड बायबैक और जिस तरह की चीज़ें हैं अवेलेबल, डिफरेंट एग्जॉटिक और नॉन एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेलेबल हैं, वो आपको उनके अंदर भी अब 20 और 24% का इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी या डेट के तौर से लाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके पास एफडीआई ही है जो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनील जी, जब आप निवेशकों से बात करते हैं, विदेशी निवेशक भी इनमें शामिल होंगे, तो उनकी तरफ से क्या सुनने को मिलता है आपको? क्या भारत को लेके वो उत्सुक हैं? क्या यहाँ निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या वो दूसरे सेक्टर्स भी हों? क्या विदेशी निवेशकों का रुझान है भारत की तरफ? मैं ये समझता हूँ कि उनका रुझान इंडिया स्टोरी पे डेफिनेटली है। वो किसी न किसी प्रकार से भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो घबराए हुए हैं कि यहाँ के जो रेगुलेशंस है, रूल रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, अभी भी बिल्डिंग परमिशन देने की जो बात कर रहे हैं, करीबन 50 या 60 टेबल से फाइल मूव करती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस आने में साल 2 साल लगता है, करेंसी स्टेबल नहीं है और बार बार पॉलिसीज बदली जाती है। कभी ये कहा जाता है कि आइए आप इन्वेस्ट करिए, हम ये पर्टिकुलर बेनिफिट देंगे, जैसे कि SEZ का एग्जांपल है। टैक्स कंप्लीटली वेवर ये बोला गया था शुरू में, अब गवर्नमेंट चाहती कि उस पर टैक्स वसूला ना करे, ये बात है। उसके बाद रिट की हम बात करते हैं, एक छोटा सा सब्जेक्ट है रिट, जो बिलियंस डॉलर इंडिया में ला सकता है, पर रिट का लिए हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। मुझे नहीं पता है क्या रीजन है इसके पीछे।
तुरंत लाना चाहिए, ईसीबी को रिलैक्स करना चाहिए। जो आपकी 50,000 स्क्वायर मीटर है उसे हम 20,000 स्क्वायर मीटर तक लाते हैं तो काफी बड़े पैमाने पे हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमें कुछ नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, अधिक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और ये रखना पड़ेगा ख्याल में कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके ये पैसा वापस डॉलर में ले जाना चाहता है। तो करेंसी स्टेबिलिटी, रेगुलेशन में रिफॉर्म्स जैसे कि रेगुलेटरी बिल हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सिस्टम की परमिशन की, आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूवल की बात हो, ये इस प्रकार के काफी रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। रेगुलेटरी बिल वन ऑफ द एस्पेक्ट है, रिफॉर्म का एक मुद्दा है, पर साथ में लैंड एक्विजिशन की बात हम करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। जब जमीन अधिग्रहण की बात होती है तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए पिछले 15 सालों से जमीन अधिग्रहण कर नहीं रही है, तो ये उनको डिफिकल्टी है। तो प्राइवेट आदमी को या फॉरेन निवेशक को जमीन एक्वायर करना या उसे कंसोलिडेट करके एक प्रोजेक्ट अनाउंस करना कितना डिफिकल्ट काम होगा। एक हम इंफ्रा की बात करें, कहीं सालों न सालों इंफ्रा आने में लगते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास नीतियों की कमी है। इंडिया डेस्टिनेशन सेल करने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब इन्वेस्टर बहुत कंफर्टेबल है इंडिया के साथ काम करने में। मुझे लगता है कि शायद चाइना से भी ज्यादा इंडिया पे विश्वास रखता है। फिर भी क्या होता है कि यहाँ की रेगुलेशंस और जो नीतियां हम अपना रहे हैं उस कारण से पूरी इन्वेस्टमेंट चाइना या अन्य देशों में जा रही है और इंडिया इससे वंचित रह रहा है। हमने 2007 में देखा कि कितने बिलियन डॉलर हमारे कंट्री में आए और मैं चाहता हूं कि वो फिर से सिलसिला एक बार लाए ताकि करेंसी स्टेबल हो। मैं यहाँ पर एसईजेड का मसला फिर से उठाना चाहूंगा। एसईजेड पे दो बातें की गई है सरकार की तरफ से। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट पे थोड़ा सा सरकार नीचे आने को तैयार हुई है कि मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट कम किया जाए और भी काफी मुद्दों पे सरकार की तरफ से पहल की है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अहम मुद्दा मैट का है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आपने दोबारा लगा दिया और सारा का सारा मुनाफा ही खत्म कर दिया। सैम, आप बताइए, क्या मैट को हटा देने से क्या एसईजेड दोबारा रिवाइव हो सकते हैं? मैट को हटाने से या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाने से, आप जैसे मैंने कहा, वो एक होम्योपैथिक गोली ही है। अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कई ज्यादा चीजें आपको चाहिए। एक तो आप कंटिगुअस लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कंटिगुअस नहीं है तो आप उसके नॉर्म्स जो है हाफ करें, आप हाफ से और कम करिए, सो दैट अगर कंटिगुअस जमीन नहीं है तो फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा बड़ी सारी चीजें हैं। आपकी एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन जैसे रिलायंस का जो था, जो जमीन उन्होंने गुड़गांव के पास में ली थी, इवेंचुअली उन्होंने उसको इसलिए ही छोड़ दिया और डी नोटिफाई करवाया क्योंकि उसके एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब तक एक्विजिशन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तब तक ये ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं आएगी, जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा, जब तक आप फार्मर के साथ जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, कि चाहे वो लीजिंग, जैसे अभी नया आया है कि लीजिंग शुड बी अलाउड इनटू, उसमें आना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आनी पड़ेंगी, नई नई चीजें, जिससे आपको ईज ऑफ एक्विजिशन एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लैंड मिल जाए आपको। सैम, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि एसईजेड को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी थी कि 2006 में शुरू की गई ये नीति अब शायद बहुत जल्दी स्क्रैप भी कर दी जाए, क्योंकि दो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के जो आंकड़े उन पर विश्वास नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है एसईजेड का फ्यूचर क्या है हिंदुस्तान? देखिए, अगर आप चीन से कंपैरिजन करें तो चीन के अंदर जिस तरह उन्होंने दिल से लगा के अपनी एसईसीज खोले थे, उसी तरह अगर इंडिया कर सके तो मेरे ख्याल में इससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन चाहे वो आईटी हो, नॉन आईटी हो, एग्रो हो, डिफेंस हो, किसी के अंदर, उसके अंदर एसईजेड एक्चुअली एक फॉरेन कंट्री की तरह और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, ड्यूटी फ्री एनवायरनमेंट की तरह ट्रीट करनी चाहिए और बहुत ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट करना है। जी जी जी, तो लगता है कि दोनों ही आपसे जो बातें हुई हैं उससे यही सामने आया है कि अगर सरकार को कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले अपनी नीतियां दुरुस्त करनी होगी। अगर बाहर से कोई पैसा लगाना चाहता है तो तब तक नहीं लगाएगा जब तक नीतियों पर उसको विश्वास नहीं होगा या हमारे देश पर उसको विश्वास नहीं होगा। फिलहाल ये मान के चलेंगे कि रियल एस्टेट में पैसे की जरूरत है और वो पैसा कहां से आएगा उसके लिए सरकार को जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो आप दोनों स्टूडियो में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान जो सस्ते में बन जाए और बाद में महंगा हो जाए, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए और हमें फोन मिलाइए, या फिर चाहें तो आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर 56388 पर हमें भेज दीजिए।
तो प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया है ना। याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ।